हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है साझेदारी खाता, अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, पार्टनरशिप अकाउंट, रिटायरमेंट एंड डेथ। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस खाते में साझेदार के अवकाश के समय पूर्व मूल्यांकन के लाभ से पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है? तो इसका आंसर है पुराने लाभ हानि अनुपात में सभी साझेदारों द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार सेवानिवृत्त या मृतक साझेदार द्वारा फर्म को ऋण के रूप में छोड़ी गई राशि पर कितना ब्याज दिया जाता है? तो इसका आंसर है 6% प्रति वर्ष। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म द्वारा ली गई उसकी बीमा पॉलिसी की राशि किसे बांटी जाती है? तो इसका आंसर है सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर क्या होता है? तो इसका आंसर है पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों में कमी को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन खाता को डेबिट किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की संपूर्ण राशि को क्रेडिट किस खाते में करते हैं? तो इसका आंसर है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवकाश ग्रहण पर अवितरित लाभों की राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किस अनुपात में किया जाता है? तो इसका आंसर है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी में सेवानिवृत्त या मृतक साझेदार द्वारा फर्म को ऋण के रूप में छोड़ी गई राशि पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो इसका आंसर है साझेदारी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके हिस्से का भुगतान किसके द्वारा दिया जाता है? तो शेष जो बचे होते हैं उन साझेदारों के द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने के कितनी प्रमुख विधियां हैं? अवकाश ग्रहण करने की कितनी प्रमुख विधियां हैं? तो इसका आंसर है 3 प्रमुख विधियां हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक क्या डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है आहरण व आहरण पर ब्याज। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर संपत्तियों व दायित्वों को पुनर्मूल्यांकन करने पर होने वाले लाभ को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष की ओर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ख्याति में हिस्सा कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसका आंसर है साझेदारी संलेख के अनुसार। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य कोई राशि जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को फर्म से लेनी होती है तो उसे क्या करते हैं? तो इसका आंसर है साझेदार के खाते में क्रेडिट करते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते का शेष किस विधि से पूंजी खाते या वार्षिकी वित्तीय खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है वार्षिकी वित्तीय पद्धति में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस रीति के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुछ राशि नकद और शेष उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है? तो इसका आंसर है किस्तों में भुगतान रीति द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गत लेखा वर्ष के अंत में तैयार किए गए चिट्ठे में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में जो क्रेडिट शेष होता है उसे किस रूप में दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है पूंजी खाते में प्रारंभिक शेष के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ फर्म साझेदार के लिए एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेती है जिसका प्रीमियम किस खाते से दिया जाता है? तो इसका आंसर है लाभ हानि खाते से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलिसी का सिलेंडर मूल्य चिट्ठे में संपत्ति के रूप में दिखाया गया है तो पॉलिसी की राशि का क्या करते हैं? तो इसका आंसर है पॉलिसी की राशि में सिलेंडर मूल्य घटाकर शेष रकम सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बाहर जाने वाले साझेदार, जो कि फर्म से बाहर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अ ब स एक फर्म में 5-3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। ब फर्म से निवृत्त होता है तो अ और स अपने पूर्व का ही अनुपात रखना चाहते हैं, तो अ और ब का नया अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर है 5:2। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में डेबिट करते हैं? तो इसका आंसर है लाभ प्राप्ति अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा किस अनुपात में प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर है त्याग अनुपात में। हमारा अगला प्रश्न है, त्याग अनुपात ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो इसका आंसर है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब साझेदार को अपनी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी गणना किस विधि से या किस पर की जाती है? तो इसका आंसर है वर्ष के प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज न देने का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13C में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि कब तुरंत भुगतान नहीं किया जाता तो उसे किस खाते में हस्तांतरित करते हैं? तो इसका आंसर है ऋण यानी लोन खाते में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर लाभ से सृजित संचय को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक साझेदार को अवकाश ग्रहण करते समय निर्मित ख्याति को अपलिखित करना है तो उसे शेष साझेदारों में किस अनुपात में डेबिट किया जाएगा? तो इसका आंसर है नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब दायित्वों के मूल्य में जो कमी होती है उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो इसका आंसर है
उसे लाभ हानि समायोजन खाते में क्रेडिट किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।